पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 की मीटिंग को संबोधित किया, जहां पीएम ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया, जिसका जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी समर्थन किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मोदी के साथ चर्चा की। उन्होंने ट्रिप्स एग्रीमेंट पर बात करते हुए भारत के लिए अपना समर्थन जताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई बिना रुकावट के होनी चाहिए, ताकि भारत जैसे देश बिना रुकावट के दुनिया के लिए वैक्सीन का उत्पादन कर सके। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान में सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वेद प्रकाश सोलंकी ने सरकार पर कई विधायकों के फोन टेप कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि विधायकों के फोन टेप हो रहे हैं और कई विधायकों को ट्रैप करने की भी कोशिश हो रही है। मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है, इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी ये बात, और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। सर, वो विधायक आपके साथ ही है पायलट, जैसे पायलट कैंप के हैं या नहीं? वो साथी किसी के साथी नहीं है, वो साथी कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाई भी है कि हमारे साथ में ऐसी स्थिति हो रही है, तो कहां तक सही है। कांग्रेस विधायक के फोन टैपिंग के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री उन सभी विधायकों के नाम उजागर करें जिनके फोन टैप किए जा रहे हैं। अगर विधायकों की फोन टैपिंग हो रही है तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसके दोषी होते हैं। एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फोन टैपिंग जैसी बात करती है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है? सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले राजीव बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात की। राजीव बनर्जी ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया, लेकिन इस मुलाकात के बाद उनके भी टीएमसी में लौटने की अटकलें तेज हो गई हैं। शुक्रवार को मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु की टीएमसी में वापसी हुई थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पार्टी छोड़ने वाले कई नेता टीएमसी में वापस लौटने को तैयार हैं। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के तहत अकाली दल को 97 जबकि बीएसपी को 20 सीटें मिली हैं। गठबंधन के ऐलान के बाद सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दोनों ही पार्टियां गरीब किसान मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही हैं। ये पंजाब की सियासत के लिए ऐतिहासिक दिन है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से अभी से ही पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की है। पंजाब में अकाली दल से गठबंधन के साथ बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कल पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर चर्चा की। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि छोटी छोटी कैडर बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर इशारों में पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महामारी, महंगाई, बेरोजगारी, जो सब देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश का जानता है जिम्मेदार कौन। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर हमला बोलते रहे हैं। मुंबई के लोगों को मानसून की मार झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने आज और कल मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बीएमसी ने पुख्ता तैयारियां की हैं। मुंबई की सिविक एजेंसियां भी कई स्तर पर काम कर रही हैं। साथ ही बीएमसी की ओर से लोगों को तटीय इलाकों में न जाने की चेतावनी दी गई है। उधर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के अनुमान के मद्देनजर एनडीआरएफ के 15 दलों को विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। कोरोना संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों पर जीएसटी में कटौती की गई है। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में ये ऐलान किया गया है। ये कटौती 30 सितंबर 2021 तक के लिए है।
रेमडेसिवियर पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की दवा टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन बी दवाइयों पर जीएसटी को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी की यही दर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर लागू होगी। इसके अलावा कोविड टेस्टिंग किट, हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट्स पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। 4 categories: medicines, oxygen generation equipments, testing kits and other machines. 4th, other COVID-related relief material. So the taxes on these were considered, and GOM suggested altering the rates. In none of them has the GOM recommended for an increase in the rates. Existing rates or further bring them down. आईएमए डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा, जिसका नारा रक्षकों को बचाओ होगा। यूनियन ने एक बयान में देश भर में अपनी सभी राज्य और स्थानीय शाखाओं से काली पट्टी, मास्क, रिबन, शर्ट पहनकर प्रदर्शन करने की अपील की है। आईएमए स्थानीय एनजीओ और स्वयंसेवी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। यूनियन ने पिछले 2 हफ्तों में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अन्य स्थानों पर डॉक्टरों के खिलाफ हुई सिलसिलेवार हिंसा को बेहद चिंताजनक करार दिया। कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे देश के लोग इस बार भी हज यात्रा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सऊदी अरब के 60,000 लोगों को ही इस बार के पवित्र धार्मिक स्थल पर आने की इजाजत होगी। सऊदी अरब की ओर से कहा गया है कि हज यात्रियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके देशों की सुरक्षा के बारे में विचार के बाद ही ये फैसला लिया गया है। सऊदी अरब अपने देश के उन्हीं लोगों को हज की इजाजत देगा जिसका वैक्सीनेशन हो चुका है। ये इस बात की आज वजाहत हो गई है कि सऊदी अरब के अलावा दूसरे मुल्कों से हाजी इस साल हज के लिए नहीं जाएंगे। जैसा कि कल ही मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ने कहा था कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और वो खुद भी इस बात पे जोर देते हैं और यकीन रखते हैं कि जो सऊदी अरब का फैसला होगा उसी के साथ हम जाएंगे। हम सऊदी अरब के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और जो जिन हालात में उन्होंने ये फैसला लिया है उसमें शायद यही बेहतर होता। अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे। अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई रोहिंग्या पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से रोहिंग्या नागरिक आमिर हुसैन और नूर आलम को गिरफ्तार किया। दोनों को लखनऊ में 5 दिन की रिमांड पर लाया गया। पूछताछ के दौरान पता चला है कि देश में आमिर हुसैन नामक वेंडर है जो अवैध तरीके से रोहिंग्या नागरिकों को भारत में एंट्री कराता है। वेंडर दिल्ली के खजूरी खास से ऑपरेट करता है। राजस्थान के टोंक में पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चली। इस खूनी संघर्ष में 6 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। साथ ही हालात को देखते हुए 3 थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई है। पानी की पाइपलाइन बिछली थी यहाँ मालपुरा में जो टोडा रोड है उस पर, और उस पाइपलाइन को लेकर पहले भी पानी को लेकर इनके आपस में कोई तासुनी हुई थी, और जो नई पाइपलाइन डल रही थी उसको लेकर 2 पक्षों में, एक ही समुदाय के 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया और आपस में इन्होंने पत्थरबाजी की, जिसमें करीब 4-5 लोग घायल हुए। घायलों तत्काल मौके पर एडिशनल एसपी साहब, मालपुरा का जाब्ता और आसपास के थानों से भी हमने जाब्ता बुला लिया था। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और 5-6 लोग इसमें चोटिल हुए हैं जिनका मेडिकल करा के दोनों पक्षों की ओर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की। यूपी के बाराबंकी में शहर कोतवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोतवाल कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान बंद कराते हुए दुकानदारों से गाली गलौज कर रहे हैं। वायरल वीडियो 10 जून का बताया जा रहा है, जिसके सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और वीडियो सही पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बुजुर्ग को गोली मारने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला कासना इलाके के चीरसी गांव का है, जहां 10 जून को बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद
आरोपियों ने एक बुजुर्ग शख्स को गोली मार दी थी। घायल शख्स अब भी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली एक छात्रा को नोएडा लाकर रेप करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित मेरठ में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और वहीं हॉस्टल लेकर रहती है। छात्रा का आरोप है कि कुछ समय पहले एक युवक से उसकी जान पहचान हुई। वहीं युवक उसे अपने साथ नोएडा लेकर गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। एक छात्रा के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उसने बताया है कि एक युवक उसको यहाँ से नोएडा ले गया और उसके साथ में दुष्कर्म करने का आरोप उसने लगाया है। इसमें तुरंत ही गंभीरता को देखते हुए, हालांकि उसकी तहरीर के आधार पर घटना नोएडा की थी, मगर तुरंत ही इसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तेज रफ्तार में कार चलाना युवकों को भारी पड़ गया। तेज रफ्तार में कार चलाते हुए युवक ने 6 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा किया। बालाजी मंदिर के पास कुछ लोगों ने कार सवार 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो कार थी घंटे भर पहले, जिसने पहले मंडावा पुली के पास में हमारे एक सखी बादड़िया उसकी वाइफ की उनका एक्सीडेंट किया, फिर करके मंडावा की तरफ चली गई थी। वापस में वो आई तो इधर से भी उसको कुछ मोटरसाइकिलों से पुलिस की गाड़ी काटी। तो ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने गाड़ी बहुत तेज दौड़ाई, जिससे 2-3 लोगों के और इंजर्ड है। सभी इंजर्ड का इलाज करा रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 10 लाख की शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि बरामद की गई शराब हरियाणा से लाई गई थी और इसे बिहार ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब को जब्त कर गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर से पूछताछ कर पुलिस शराब तस्करी से जुड़े और लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। G7 के सभी सदस्य देशों ने मल्टीनेशनल कंपनियों पर कम से कम 15% टैक्स लगाने के बाइडेन के प्रस्ताव पर सहमति जताई। G7 समूह के नेता इंग्लैंड में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। G7 समूह देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देशों ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना और गबोन को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। ये 5 नए अस्थायी सदस्य काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा पुराने अस्थायी सदस्य भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ मिलकर काम करेंगे। अल्जीरिया में संसदीय चुनाव के लिए नागरिकों ने वोट डाली। संसद की 407 सीटों के लिए चुनावी मैदान में 20,000 से अधिक प्रत्याशी हैं। अल्जीरिया के गवर्नर ने अपील की कि भारी संख्या में लोग मतदान करें। राजनीतिक अस्थिरता, तेल से देश की कमाई में गिरावट और कोरोना महामारी ने सरकार के लिए कई वादों को प्रभावित किया है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता एग्नेस चाउ 6 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में गुजारने के बाद रिहा हुई। 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। लोकतंत्र के पक्ष में हुए प्रदर्शनों के बाद ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हांगकांग में असहमति के स्वरों को दबाने के लिए चीन ने कानून लाया है। इटली की पुलिस ने ब्रिटेन के 39 वियतनामी शरणार्थियों की हत्या के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 2019 में लंदन में ट्रक में 39 शरणार्थियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। नेशनल क्राइम एजेंसी की जांच के बाद पुलिस ने मिलान में अभियुक्त को गिरफ्तार किया। स्पेनिश शहर बार्सिलोना में 6 साल की मासूम लड़की की लाश 1 हफ्ते बाद मिलने पर महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरकर महिलाओं ने मासूम को न्याय दिलाने की मांग की और ऐसी वारदातों पर पुलिस की उदासीनता पर भी सवाल उठाए। नाइजीरिया के लागोस में डेमोक्रेसी डे पर राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने बुहारी मस्ट गो के नारे लगाए। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 61 लाख के पार हो गए हैं।
अब तक 38,02,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 15,96,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। UFC 263 के लिए इजरायली रेसलर एडेसानिया और डिवेसन फिगेरेडो ने वेट इनिंग्स में दम दिखाया। एरिजोना के एरिना में UFC 2021 सेट का भव्य आयोजन किया गया। एडेसानिया 183 पाउंड के वेट के साथ वेट इनिंग्स में सबसे अव्वल रहे। विन डीसल ने एक्शन और एडवेंचर मूवी सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस की आगामी फिल्मों पर बड़ा खुलासा किया है। एसोसिएट प्रेस को दिए इंटरव्यू में डीसल ने कहा, अगली फिल्म 25 जून को आएगी। सीरीज की 2 और फिल्में बनाने पर फ्रेंचाइजी से बात चल रही है।